एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरिस्का क्लासेस सीकर में। देखो, पिछले वीडियो में अपने प्रतिशत का कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस किए थे। अब अपन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें क्या है कि मैं कहूँ कि इस साल जनसंख्या इतनी है, या फिर कहूँ इस साल वेतन इतना है, इतने % की वृद्धि हो रही, तो अगले साल कितना होगा, अगले 2 साल बाद कितना होगा, 4 साल बाद कितना होगा, 5 साल बाद कितना होगा। इसके लिए अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट अनुपात में निकालेंगे। लॉन्ग मेथड छोड़ेंगे, शॉर्ट में क्या करेंगे, डायरेक्ट अनुपात निकाला, अनुपात निकाल के उसके हिसाब से निकालेंगे। तो देखिएगा अनुपात कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात, मैं कहूँ 10% की वृद्धि हो रही है। कितने % की वृद्धि हो रही है? 10%। 10% का मतलब क्या होगा? 1/10। मैं बात करूं 1 साल की, तो प्रारंभिक और अंतिम का जो अनुपात होगा वो कैसे निकालेंगे। देखो, नीचे जो आता है वो प्रारंभिक आता है, तो प्रारंभिक कितना हो गया? 10 हो गया। ऊपर है वो वृद्धि या कमी आएगी। अब यहाँ क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, तो 10 से कितने हो गए? 11। कमी होती है तब माइनस कर देते हैं ऊपर वाला, वृद्धि होती है तब प्लस कर देते हैं, तो कितना आ गया? 11। अगर मैं कहूँ दूसरे साल, तो दूसरे साल भी वही बात है कि 10 और वृद्धि कितनी? 11, क्योंकि मैंने परसेंट चेंज नहीं किया। मैंने ये नहीं किया कि दूसरे साल इतनी की वृद्धि हो रही है, अभी क्या कहा कि 10% की ही वृद्धि चल रही है। मैं कहूँ तीसरे साल भी, तो वही 10 और 11 आएगा। और 3 साल बाद जो होगा वो क्या आएगा? 10 से गुणा 10 से गुणा 10 से अनुपात 11 गुणा 11 गुणा 11। इसको देखना, 10 कितनी बार है? 3 बार, तो 10 की घात 3 अनुपात 11 की घात 3। कितनी साल थी? 3 साल, तो घात भी कितनी आ रही है? 3 आ रही है। मैं कहूं कि अगर प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत जो हानि है, ह्रास है, वो क्या है, अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो सीधा सीधा जितनी साल की बात है उतनी ही उसे क्या लगा देंगे? पावर लगा देंगे। ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि क्या हो रही है? कमी हो रही है। कितने की? 10% की। तो प्रारंभिक और अंतिम का जो अनुपात होगा, प्रारंभिक 10% का मतलब 1/10, 10% का मतलब 1/10, तो प्रारंभिक 10 हो गया। 1 की कमी हो रही है, 10 है प्रारंभिक, 1 की कमी हो गई, तो 10 में से 1 कम हो तो कितना हो गया? 9। तो अगर कमी की बात करेंगे तब ये अनुपात आएगा, वृद्धि की बात करेंगे तब ये अनुपात आएगा। अभी तक तो मैंने क्या किया था? सेम अनुपात की बातें की थी। मान लो मैं ये कहूं कि प्रथम वर्ष जो है वो 10% की वृद्धि हो रही है, दूसरे वर्ष है वो क्या हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है। मैं कहूं तीसरे साल जो है वो क्या है? 15% की कमी हो रही है। मैं कहूं चौथे साल 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो रही है। अब इनका क्या अपन को फाइनल जो है वो निकालना है, तो पहले अपन क्या करेंगे? अनुपात निकालेंगे। तो प्रारंभिक और अंतिम की बात करेंगे। प्रारंभिक और अंतिम का अनुपात 10% का मतलब 1/10। वृद्धि हो रही है तो प्रारंभिक कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अंतिम वृद्धि का मतलब 1 जुड़ जाएगा, तो 10 से 1 11। 20% देखो, 20/100 तो कितना आ जाएगा? 1/5। प्रारंभिक 5, वृद्धि हो रही है तो 5 से 6। तीसरे साल 15%, तो देखो 15/100, अगर डायरेक्ट किया तो लफड़ा ही नहीं है। 5 से कटेगा 3 बार, और ये कटेगा कितनी बार है? 20/100। तो प्रारंभिक कितना? 20 है। अंतिम कितना होगा? अब की बार क्या हो रही है? कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी। तो 20 में से 3 गए तो कितने आ गए? 17। 16 से 2/3 कितना होता है? 16 से 2/3 1/6 क्या? 16 3 48 49 50/3, और प्रतिशत का 1/100, 2 बार कटा तो 1/6। तो प्रारंभिक कितना? 6। अंतिम क्या हो रही है? देखो, वृद्धि 6 की 7, ये आ गया
7। अब अगर यहाँ कुछ कट रहा है, काटेंगे कैसे, ऐसे, इससे ये कटेगा तो 6 से 6 कट गए, इसके अलावा तो कोई कट नहीं रहा है, तो क्या 10 गुणा 5 गुणा 20 अनुपात 11 गुणा 17 गुणा 7, और इनको गुणा करके इनका अनुपात निकालेंगे। ठीक है, अब अपन करेंगे इसी टाइप के। अब देखो मैं बात करूं कि 10% अपन ने वृद्धि निकाली 1 साल की, तो प्रारंभिक और अंतिम का अनुपात क्या आया था कि 10% का मतलब 1/10 होता है, तो ये 10 अनुपात 11। अगर मैं कहूँ 16 से ही 2/3% मुझे निकालना है 2 साल के लिए, तो इसका मतलब कितना होता है 1/6, तो प्रारंभिक 6 का स्क्वायर, वृद्धि बोली है तो 6 7 का स्क्वायर यानी कि 36:49, तो ये क्या आएगा 36:49। मैं कहूँ 30% है कितने साल का, 2 साल का, 30% का मतलब क्या होगा 3/10 होगा, और 2 साल है तो 3/10। 30% का मतलब देखो 30/100, 0 से 0 गया तो 3/10, तो प्रारंभिक 10 है, 2 साल का मतलब स्क्वायर, अंतिम 30% की वृद्धि है तो 10 और 3 13 का स्क्वायर यानी कि 100:149। ठीक है, मैं कहूँ 14 सही 2/7% है, और 3 साल की मैं बात करूं तो इसका मान कितना होता है 1/7, तो ये आएगा 7 का क्यूब, वृद्धि है तो 7 1 8, 8 का क्यूब यानी कि 343:512। किसी को ऐतराज है, नहीं है। मैं बात करूं कमी की, सेम ही अनुपात ले रही हूं, 10% की मैंने ली कमी, ये प्रारंभिक और अंतिम। 10% का मतलब क्या हुआ 1/10, तो यह आ जाएगा 10:9। ठीक है, मैं कहूँ 16 से ही 2/3% की कमी हो रही है 3 साल के लिए, कमी हो रही है। 16 से 2/3 क्या होगा 1/6 होगा, तो प्रारंभिक तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 साल तो 6 का क्यूब हो जाएगा, अंतिम कमी हो रही है तो 6 में से 1 गए 5 का क्यूब यानी कि 216:125। अगर मैं कहूँ 30% की वृद्धि हो रही है 2 साल के लिए, कितने साल 2 साल, 30% का मतलब 3/10 यानी कि ये तो आएगा 10 का क्यूब, कमी हो रही है तो 10 में से 3 गए 7, 7 का क्यूब, सो 2 साल है ना, 10 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। अगर मैं कहूँ 14 से 2/7 की कमी हो रही है कितने साल के लिए 3 साल के लिए, तो इसको क्या लिखेंगे 1/7 लिखेंगे, यानी कि प्रारंभिक कितना आ गया 7 आ गया, 3 साल तो क्यूब आ जाएगा, अंतिम कमी हो रही तो 7 में से 1 गया 6, तो 6 का क्यूब यानी कि 343:200। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रारंभिक और अंतिम की बात। जब देखो पूर्व का समय दिया है, पूर्व समय और वर्तमान समय की बात है, तब ये होगा प्रारंभिक और वर्तमान होगा अंतिम। जब वर्तमान दे रखा है और बाद की बात करें तब वर्तमान तो क्या होगा प्रारंभिक होगा, ये क्या होगा अंतिम होगा। मैं कहूं कि 3 साल पहले की और आज की तुलना करूं, 3 साल पहले और आज की तुलना करूं, 3 साल पहले की जो बात है वो वर्तमान प्रारंभिक है और वर्तमान क्या है अंतिम है। मैं कहूँ वर्तमान की और 3 साल बाद की बात करूं, 2 साल बाद की, 5 साल बाद की, यानी कि वर्तमान की और बाद की बात कर रही हूँ, तब प्रारंभिक क्या है वर्तमान है और अंतिम क्या है बाद वाला। अगर हम वर्तमान की और पहले की बात करूं, वर्तमान की और पूर्व समय की बात करूं, तब क्या होगा प्रारंभिक होगा पूर्व वाला, वर्तमान होगा अंतिम। वर्तमान और बाद की बात करूं तो वर्तमान होगा प्रारंभिक और बाद वाला क्या होगा अंतिम होगा। तो ये क्वेश्चन पढ़िएगा कि एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष यानी प्रत्येक साल 10% की दर से ह्रास यानी क्या होता है कमी हो रही है,
यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है, पता नहीं है वर्तमान प्रारंभिक है या अंतिम है, ये बात लाइन बताएगी कि 3 वर्ष पूर्व मूल्य, 3 वर्ष पूर्व यानी कि प्रारंभिक निकालना है, अंतिम कितना जाएगा 729। 10% की कमी, 10% की कमी का मतलब 10% यानी 1/10 से प्रारंभिक और अंतिम की बात करेंगे तो 10% तो प्रारंभिक 10 हो गया, कमी हो रही है तो 10 में से 1 गया 9, कितने साल की बात कर रहे हैं 3 की, तो 1000, 9 क्यूब 729। अगला क्या बोल रहे हैं कि वर्तमान, देखो यहां दोनों में वर्तमान कौन है, ये है, ये वर्तमान है, ये कितना दे रखा है 729, वर्तमान अनुपात भी 729 है, 729 से क्या है मूल्य है, तो 3 वर्ष जो पूर्व है, 3 वर्ष पूर्व वो कितना होगा 1000 रुपए, 3 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा 1000 रुपए। ठीक है, मान लो ये यहां 1458 होता, अगर ये क्या बोलता है कि वर्तमान जो मूल्य 1458 है तो अपन को क्या निकालना है 3 वर्ष पूर्व का निकालना है। अगर यहाँ 1458 होता तो मैं क्या देखती कि 729 को कितने से गुणा करने पर 1458 आ रहा है, 2 से गुणा करने पर, कितने से गुणा करने पर 2 से, तो इसको भी किससे गुणा करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 2000। ठीक है, यहाँ जो दे रखा है उसके अनुपात से कंपेयर करेंगे कितने से गुणा करने पर आ रहा है, उतने से ही गुणा दूसरे वाले को कर देंगे, उसका मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अपना अगला क्वेश्चन कि एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ रही है, क्या हो रही है, बढ़ रही है। वर्तमान जनसंख्या 1,50,220 है, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी, 3 वर्ष पहले की पूछी है, वर्तमान दे रखी है, यानी कि प्रारंभिक तो दे रखी है, प्रारंभिक तो दे रखी है, ये क्या बोल रहा है कि वर्तमान जनसंख्या 1,50,000 है, वर्तमान तो दे रखी है और पहले की पूछे नहीं, प्रारंभिक तो निकालनी है, वर्तमान यानी कि अंतिम अपन को दे रखी है। पहले और वर्तमान की बात करते हैं तो पहले कौन होता है, प्रारंभिक होता है, वर्तमान क्या होता है, अंतिम होता है, तो अंतिम दे रखी है और प्रारंभिक निकालनी है। 5% की दर से वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो प्रारंभिक और अंतिम अनुपात की बात करते हैं। 5% की वृद्धि, 5% का मतलब 5/100 तो 1/20, ये 20 है, वृद्धि हो रही है तो ये कितना हो जाएगा 21, कितने साल की बात कर रहा है 3 की, तो ये कितना हो जाएगा 8000 और ये कितना हो जाएगा 9261। अब देखो 9261 इसको कितने से गुणा करने पर 9261 आ रहा है, 20 से गुणा करने पर कितने से आ रहा है, देखो 9 दूनी 18, 6 दूनी 52 और ये 2 0, 20 से गुणा करने पर आ रहा है, तो इसको भी किससे गुणा करेंगे 20 से, तो कितना देगा 1 2 3 4 1,60,000। तो 3 साल पहले की जो जनसंख्या वो कितनी है 1,60,000। ठीक है, यदि जनसंख्या में होने वाली वार्षिक वृद्धि कितनी है 5% है और वर्तमान जनसंख्या कितनी है 16,000, 3 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी, यानी 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो वर्तमान और बाद की बात है, तो वर्तमान कौन हो गया प्रारंभिक हो गया और बाद कौन हो गया अंतिम, और दे क्या रखा वर्तमान, यानी कि ये क्या दे रखी है प्रारंभिक दे रखी है। समझ गए कि वर्तमान और बाद की बात करेंगे तो वर्तमान कौन हो गया प्रारंभिक और बाद कौन हो गया अंतिम, तो वर्तमान दे रखा है यानी कि प्रारंभिक जनसंख्या दे रखी है, अपन क्या करेंगे अनुपात निकालेंगे किसका, प्रारंभिक और अंतिम का, प्रतिशत कितना 5%, 5% वृद्धि हो रही है, 5% का मतलब 1/20, तो प्रारंभिक कितना 20, अंतिम कितना वृद्धि है तो 20 21, कितने साल की बात कर रहा है 3, तो क्यूब हो गया 20 का क्यूब 8000, 21 का 9261। अब देखो 8000 से 16,000 कैसे है, 2 से गुणा करने पर, कितने से गुणा करने पर 2 से गुणा करें, देखो 8 अनुपात 8 है, 8000 है और वर्तमान जनसंख्या कितनी है 16,000 है, तो 8000 से 16,000 कैसे आएगा 2 से गुणा करने पर, तो इसको भी किससे गुणा करेंगे 2 से करेंगे तो 18,522, यानी कि 3 साल बाद जो जनसंख्या होगी, 3 साल बाद जो जनसंख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 18,522
22। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इस बार पहले जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्या आते हैं, सेम ही वृद्धि या सेम ही कमी होती है। इसमें कुछ कितने परसेंट की कमी हो रही है, कुछ की वृद्धि हो रही है, ये सारे अलग अलग हैं। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, अपन प्रारंभिक और अंतिम का अनुपात निकालेंगे। कंपनी में पहले 40% की वृद्धि, पहली बार क्या हुई 40% की वृद्धि, फिर 25% की कमी, दूसरी बार क्या हुआ 25% की कमी, फिर से 15% की वृद्धि, तीसरी बार क्या हुई 15% की वृद्धि, चौथी बार क्या हुई 20% की कमी। संख्या में हुई शुद्ध वृद्धि या कमी का प्रतिशत निकालना है। कमी हुई है या वृद्धि हुई है, टोटल ओवरऑल कमी या वृद्धि वो निकालना है। तो सबसे पहले अपन पहली बात करेंगे 40% की वृद्धि। 40% की वृद्धि, 40% का मतलब 40/100, 0 से 0 कट जाएगा, 2/5, कितना आ जाएगा 2/5 की वृद्धि है। तो प्रारंभिक 2 गया, अंतिम कितना 5 और 2 7। 25% की कमी, 25% की कमी, 25 को क्या लिखेंगे 1/4 लिखेंगे, 1/4। तो देखो 4 कमी हुई है, तो ये कितना आ जाएगा 1 कम, 4 में से 1 गया 3। तीसरी बात 15% की वृद्धि, और 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि, 15 का मतलब 15/100, 3 बार, और ये 20 बार, यानी कि 20/3। तो प्रारंभिक कितना 20, वृद्धि हो रही है तो 20 और 3 23। उसके बाद 20% की कमी, 20% की कमी, 20% का मतलब कितना होगा 1/5। तो 5 प्रारंभिक हो गया, कमी है तो माइनस कर देंगे, 5 में से 1 गया 4। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, 4 से 4 कट गया। ठीक है, तो 20 और 5 100, 100 को 5 से करेंगे तो 500 अनुपात 23 161 को 3 से करेंगे तो 3 8, और ये 483। अब देखो प्रारंभिक कितना है 500 है, प्रारंभिक कितना है 500 है, अंतिम कितना है 483 है। प्रारंभिक ज्यादा है, अंतिम कम है, तो क्या हुई कमी हुई। कमी कितने की हुई 500 में से 483 गई 17, कमी परसेंट निकालना है, तो 17 कमी हुई किस पर, प्रारंभिक पर। तो 500 इंटू 100, 2 0 कट गए तो कितना आ गया 17/5%, 17/5, 17 में 5 का भाग देंगे तो 17 में 5 का भाग देंगे तो कितना देगा 3.4% की क्या हुई थी, कमी या वृद्धि, कमी। ध्यान रखना दोनों ही बातों में आपको वैल्यू सेम मिलके कमी और वृद्धि मिलेगी, 3.4% की वृद्धि, 3.4% की कमी। तो ऑप्शन में ध्यान से देखना कि वृद्धि है या कमी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि एक गांव की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि, यानी पहले साल क्या हुआ 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 12% की कमी, दूसरी बार क्या हुआ 12% की कमी हो गई। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी है 14,520। तो पहले वर्ष के प्रारंभ में देखो केवल लैंग्वेज का फर्क है, दूसरे वर्ष के अंत में, पहले साल दूसरे साल के अंत में यानी बाद की बात कर रहा है, पहले साल का प्रारंभ यानी शुरुआत की बात कर रहा है, और शुरुआत की बात का मतलब वर्तमान की बात कर रहा है। तो अपन को क्या निकालना है, प्रारंभिक निकालना है। प्रथम वर्ष के प्रारंभ का मतलब क्या निकालना, अपन को प्रारंभिक निकालना है। और ये की कौन सी दे रखी है, अंतिम दे रखी है, अंतिम दे रखी है और क्या निकालनी है, प्रारंभिक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रारंभिक और अंतिम का अनुपात निकालेंगे। पहले वर्ष में क्या हुआ 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, 10% को क्या लिखते हैं 1/10 है, यानी कि प्रारंभिक कितना हो गया 10 हो गया, तो अंतिम कितना वृद्धि है तो 10 से 11। दूसरे साल में दूसरे वर्ष में क्या हो रही है 12% की कमी। देखो 12% की हो रही है कमी, 12% का मतलब 12/100, 4 से कटेगा 3 बार, और ये 4 से कटेगा कितनी बार 25 बार, यानी कि 3/25। तो प्रारंभिक कितना हो गया 25 हो गया, अंतिम क्या आएगा, कमी हो रही तो 25 में से 3 में तो कितने आ गए 22। इनको गुणा करोगे कितना 250, इसको गुणा करोगे 2 4 2 242। देखो ये 242 अनुपात वो कितना है 14,520। कितने से गुणा करने पर आएगा 14,520, देखो एक तो 0 आ गया,
ठीक है। उसके बाद चौई 144, तो लगभग 6, तो 6 से करेंगे तो कितने से गुणा करने पे है 60 से, तो इसको भी किससे गुणा करेंगे 60 से, तो 0 0 25 का 150, 150 कितने आ गए 15,000, यानी कि प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी 15,000। ठीक है, क्या किया 10% की वृद्धि 1/10, प्रारंभिक 10 हो गया, अंतिम कितना हो गया 10 रह 11, क्योंकि वृद्धि है तो जोड़ देंगे। फिर क्या है कि 12% की कमी हो रही है, 12% को क्या लिखा 3/25, यानी प्रारंभिक कितना 25 है, कमी हो रही है तो माइनस करेंगे, 25 में से 3 गए 22, तो अंतिम कितना आ गया 22। फिर क्या करेंगे दोनों को गुणा करते हैं, तो 25 को 10 से गया 250, 11 को 22 से गया 242। अब अनुपात है 242 और संख्या आ रही 14,520, तो 242 को कितने से गुणा करने पर 14,520 आता है 60 से गुणा करने पर, तो इसको 60 से गुणा किया, यानी कि इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा 60 से, तो 250 को 60 से गुणा करेंगे तो कितना गया 15,000, यानी कि पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी 15,000। ठीक है, देखो अब अपने सवालों का जो पैटर्न है वो अलग है। क्या है कि वेतन है, वेतन बोलूं या आय बोलूं एक ही बात है, कि जो आय है वो कैसे है, कितनी बचत की और कितना खर्चा हुआ, कि कुल आय कैसे होती है कितनी बचत की और कितना खर्चा हुआ। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं, अगर मैं 100 मानती हूँ तो उसका जब परसेंट जैसे 40% निकालूं तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, लेकिन मान लो 100 के अलावा कोई संख्या है तो उसका परसेंटेज अपन को निकालना पड़ेगा। सवाल पढ़िएगा कि विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है 80%, पहली बात। उसके वेतन में 25% की वृद्धि हो गई, वेतन में 25% की वृद्धि होगी, उसकी व्यय में 15% की वृद्धि हुई है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई देखिएगा। सबसे पहली बात आय कहेगी बचत प्लस खर्चा, या खर्चा प्लस बचत एक ही बात है। मैंने कहा उसकी आय कितनी है 100 है, आय कितनी है 100 है, वो 80% खर्च कर रहा है, उसने 80% खर्च कर दिया, यानी 100 का 80% 80 हो गया, तो बचत कितने की हो जाएगी 20 की। कोई ऐतराज है? ठीक है। अब क्या कहा कि वेतन में 25% की वृद्धि हो गई, वेतन 100 था, 25% की वृद्धि होती क्या हो गया 125 हो गया, 25% की वृद्धि बोलूं तो 25 रुपए हो गई क्या? ठीक है। फिर क्या कहा व्यय में 15% की, व्यय और खर्चा एक ही चीज है, कि व्यय में 15% की वृद्धि हुई, 80 का 15%, तो 80 गुना 15/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 5, यानी इसमें जो वृद्धि हुई वो कितने की हुई 12 की। वेतन में वृद्धि कितने की है 25 की, वेतन में वृद्धि कितने की है 25 की, खर्चे में वृद्धि कितने की हुई 12 की, तो बचत कितनी हो गई भाई 13, क्या 25 में से 12 गए तो 13 हो गए। ठीक है, अब अपन को इसका निकालना परसेंट, कितने परसेंट, तो 13 की वृद्धि हुई है, 13 किस पर हुई है 20 पर, उसकी बचत कितनी थी पहले 20 थी, 20 इंटू 100, 20 पंचे 100, 13 पंचे 65, तो उसकी जो बचत में जो वृद्धि है वो कितने परसेंट हो गई 65% वृद्धि हो गई। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो कि आय कैसे होती है खर्चा प्लस बचत। सवाल में क्या कहा कि उसका खर्चा कितना हो रहा है 80% खर्च हो रहा है, मैंने मान लिया वेतन कितना 100 है, तो उसका खर्चा कितना हो गया 80 हो गया, तो बचत कितनी हो गई 20, 100 में से 80 गए। फिर क्या कहा कि वेतन में 25% की वृद्धि, वेतन 100 है, वेतन 100 है तो 100 में 25% कितना होगा 25 होगा। ठीक है, उसके व्यय में 15%, व्यय कितना था उसका 80 था, 80 का 15% निकाला तो कितना आ गया 12, यानी उसके व्यय में कितने की वृद्धि हुई 12 की वृद्धि हुई, वेतन में 25 की हुई, व्यय में 12 की, तो बचत कितनी हो गई 25 रुपए थे, 25 में से उसने 12 तो व्यय कर दी खर्च कर दी, तो कितने बच गए 13, तो 13 रुपए बचत हुई, तो उसका परसेंट निकालेंगे, तो परसेंट 13 का शुरुआती कितना था बचत 20 था, तो 13/20 इंटू 100 कितना आ जाएगा 65%। देखो अगला क्वेश्चन है कि किशन अपनी आय का, कौन सा सवाल है आय वाला, कि 68% खर्च करता है, तो आय कैसे आती है
खर्च और बचत। ठीक है, आय कितनी मान ली मैंने, 100 मान ली। 68% खर्च करता है तो खर्चा कितना हो गया, 68 हो गया। तो बचत कितनी आ जाएगी, 32। ठीक है, जब उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है, आय में 40% की वृद्धि है यानी कि 40 बढ़ गए, तो उसके व्यय में 30% की वृद्धि करता है। तो व्यय उसका था 68, इसकी 30%, 8 24 18 19 20.4, यानी कि यहाँ जो वृद्धि हुई वो कितनी हो गई, 20.4। तो यहाँ जो बचत है वो कितनी हो जाएगी, 40 में से 20.4 गई तो 19.6। अगर केवल वृद्धि पूछे तो 19.6 की हुई है, वृद्धि प्रतिशत पूछा है तो 19.6 बट्टा कितने पर हुई है, 32 पर, इंटू 100। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से एक जीरो कम हो गया, क्योंकि नीचे जीरो लगेगा वो कट जाएगा। इसको 2 से काटूंगी तो 16, इसको 2 से काटी बार 5, इसको काटूंगी कितने से, 8 से। चलो 2 से काट देते हैं, 8 बार इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो गया, 9 8 98। फिर 2 से काटूंगी तो कितना गया, 4, इसको 2 से काटूंगी तो कितना गया, 49। 49 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 9 5 45, 8 से 4, 20 4 24 बट्टा 4। 24 को करोगे तो ये आएगा 61.25। तो ये कितना आ जाएगा, 61.25%। ठीक है, आज 100 मानी, 68% खर्च, तो 68 खर्च हो गया, तो बचत कितनी, 32 है। फिर आय में 40% की वृद्धि, तो वृद्धि कितनी, 40 की हो गई। खर्च पर 30% की वृद्धि निकाली, 68 में खर्च कितना था, 68 था, उसका 30% 20.4 आ गया। तो बचत कितनी हो जाएगी, 40 में से 20.4 घटा दिए। अब परसेंट निकालेंगे कि बचत कितनी है, 19.6 की है, कितने पर, 32 पर, इंटू 100। ठीक है, तो कितना देगा, 61.25%। देखो कि सीमा अपने वेतन से 26 सही 2/3% बचत करती है। यदि खर्च 20% बढ़ गया, खर्च कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया, तो प्रति माह उसकी बचत ये है, उसका मासिक वेतन कितना है। आय के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, यानी कि आय तो उसकी क्या है, फिक्स है। चलो मान लेते हैं आय वैसे निकालने में हमको अनुपात की बात करते हैं। आय है, आय कैसे है कि बचत प्लस खर्चा। ठीक है, बचत देखो वो कितनी करती है, 26 से ही 2/3, तो 26 78, 79 80/3 इंटू 100। देखो यहाँ 100 मानने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो तो यहाँ लफड़ा हो जाएगा फिर। तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, 100 नहीं मान के इसको इसकी छोटी भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो 0 से 0 कट गया, ये कटेगा 4 बार और ये कटेगा कितनी बार, 5 बार। तो ये आ गया 4/15। कितना आ गया, 4/15। तो देखो 15 तो उसकी क्या है, आय है। 15 तो क्या है, उसकी आय है। और बचत कितनी है उसकी, 4 है। बचत कितनी होगी, 4। तो उसका जो खर्चा है वो कितना हो गया, खर्चा कितना हो गया, 11 हो गया। 15 में से 4 गए 11। अब अपन को फिर परसेंटेज निकालना, तो इसमें थोड़ा सा क्या होगा, झंझट होगा। तो अपन क्या करेंगे, 2 जीरो लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यदि खर्च 20% बढ़ जाता है, ये खर्चा 20% बढ़ गया, 20% बढ़ने का मतलब है 1100 इंटू 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 11 22, 220। ये 220 रुपए क्या हो गया, बढ़ गया। आय उसकी फिक्स है, तो ये 1500 कब रहेगा, जब यहाँ 200 कम होगा। ये 200 बढ़ा है खर्चा, तो बचत फिर 220 कम करनी पड़ेगी। तो ये 220 क्या हो गया, कम हो गया। 220 कम होती है, बचत कितनी आ गई उसकी, 180। बचत कितनी आ गई उसकी, 180। तो अनुपात क्या हो गया इसका, 1500 अनुपात 180 अनुपात, इसमें से माइनस करके कर देंगे। अब अपन को क्या दे रखी है, बचत दे रखी है और मासिक वेतन निकालना है। बचत तो मासिक वेतन की बात कर रहे हैं, तो अपन को जो निकालना होता है उसका अनुपात ऊपर, कैसे करते हैं अनुपात में, कि जो निकालना है उसका अनुपात ऊपर, जो दिया है उसका अनुपात है नीचे। तो निकालना क्या मुझे, मासिक वेतन, तो वेतन का अनुपात है ऊपर, दिया क्या, प्रति माह बचत दे रखी है, तो बचत का अनुपात है नीचे, इंटू जो दे रखी है वो चीज। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से काटेंगे तो ये आ गया 204, और ये 2 से काटेंगे तो आ गया 9। फिर काटूंगी इसको 3 से,
इसको 3 से काटोगे तो कितना, 6 3 18, 8 3 24, फिर इसको 3 से काटोगे तो ये आ गया 50 इंटू 68 और 500 इंटू 68, तो 2 जीरो, इसको गुणा करेंगे तो कितना गया 340। तो इसकी जो मासिक वेतन कितना आ जाएगा 34,000। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिएगा कि उसका वेतन है, उस बचत कितनी करेगा 26 सही 2/3%, और 26 से 2/3% का छोटा रूप है वो क्या है 4/15, यानी कि वेतन कितना है, बचत किसकी कर रही है, वेतन की तो कर रही है, तो वेतन कितना है 15 है, तो बचत कितनी है 4 है। वेतन 15 है, बचत 4, तो खर्चा कितना होगा 11। प्रतिशत का मामला है तो हम 2 2 जीरो लगा दे ताकि वो प्रतिशत 100 वाला जीरो कट के सीधा हो जाए। खर्च 20% बढ़ गया, खर्च कितना था 1100, उसका 20% बढ़ गया, कितना बढ़ गया 220। आर उतनी फिक्स है, आर में कोई फेरबदल नहीं है, खर्चा बढ़ा तो बचत क्या होगी कम होगी, तो बचत कितनी होगी 220 कम होते 180 हो गया। अब मुझे क्या निकालना, मासिक वेतन, अपने पास अनुपात आ गए, तो क्या कैसे निकालते हैं, अनुपात दिया हुआ तो कि जो दे निकालना उसका अनुपात ऊपर, जो निकालना उसका अनुपात ऊपर, जो दे रखा है उसका अनुपात नीचे, इंटू जो दे रखी है वो राशि, और कितना आ जाएगा 34,000। तो उसका जो वेतन है वो कितना आ जाएगा 34। देखो एग्जाम्पल है कि एक आदमी अपनी आय का 2/3 हिस्सा खर्च करता है, आय का 2/3 हिस्सा खर्च करता है, यानी कि आय कितनी है 2 है, तब उसका खर्चा कितना है 3 है। देखो आय क्या होगी, खर्चा और बचत, ये बोल रहा है आय कितनी है 3 है, खर्चा कितना हो रहा है उसका 2 हिस्सा हो रहा है, तो बचत कितनी हो गई 1 हो गई। अब देखो इसको अपन क्या करेंगे 100 से गुणा करने, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा, क्योंकि हमने 100 से गुणा किया, किसी परसेंटेज निकालने में लगता नहीं रहेगा। फिर कहा गया उसकी आय में 14% की वृद्धि करते हैं, इसमें 14% की वृद्धि, यानी 100 पर 14 है तो 300 पर कितना होगा 42। ऐसे कर लो कि परसेंट हटाया तो 2 0 2 14 42, तो कितने की वृद्धि हो गई, यानी आय कितनी बढ़ रही है उसकी 42 बढ़ रही है, 300 पर उसकी आय कितनी बढ़ रही है 42 बढ़ रही है, और व्यय में 20% की वृद्धि होती है। उसका जो व्यय है देखो 200 का 20% कितना हो गया 40, देखो कि 42 रुपए उसके बढ़ रहे थे, उसमें से कितने खर्च हो गए 40, तो बचे कितने 2। अब मुझे निकालना परसेंटेज, तो परसेंटेज का तो झंझट ही नहीं है, 100 पर तो सीधा सीधा 2% ही जाएगा, ये 100 है तो परसेंट में चेंज करोगे तो 100 2 किस पर बच रहा है 100 पर बच रहा है, और प्रतिशत में चेंज करोगे तो गुणा में 100, कितना आ जाएगा 2%। तो उसकी जो बचत है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी 2%। अब देखो अगले टाइप का सवाल क्या है कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% प्राप्त अंक चाहिए, उसको कितने परसेंट चाहिए 40% चाहिए, आवश्यक है उसे 70 अंक मिले, यानी कि उसको 70 अंक तो मिले हैं, और 20 अंकों से फेल हो गया, यानी कि उसको पास होने के लिए 70 तो उसको मिले, 20 और चाहिए थे, तो कितने नंबर से वो पास होगा 70 और 20 90 नंबर से, यानी कि 40% का मतलब क्या है कि 90 नंबर, 40% का मतलब क्या है 90 नंबर। पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक क्या होता है 100% होता है, पूर्णांक क्या होता है 100%, तो देखो 90/40 आ गया और इंटू 100, 90 नंबर चाहिए 40%, 90 नंबर का मतलब 40%, अपन को तो 100% चाहिए, इंटू में क्या आ गया 100%, तो 0 से 0 गया, ये 25 चौक 100, 25 दिमाग का 225, तो कुल जो पूर्णांक है वो कितने हैं 225, कितने पूर्णांक है 225। एक बार दोबारा देख लो कि 40% से वो पास हो रहा है, कितने परसेंट 40% से पास हो रहा है, उसको 70 नंबर तो मिले, 20 नंबर से फेल हो गया है, यानी कि पास होने के लिए उसको कितने नंबर चाहिए थे 90 नंबर, 40% चाहिए थे, नंबर में चाहिए थे कितने 90 नंबर, तो परसेंट वाला किसमें चला जाएगा इसके बट्टा में चला जाएगा, 90 में से 40 है, इंटू में कितना है 100%, पूर्णांक का मतलब 100% होता है, काटिए आंसर कितना है 225, यानी पूर्णांक कितना होगा इसका 200। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है बहुत ही शानदार है कि ए 67% अंक प्राप्त करता है, ए को कितने अंक मिले 67 मिले, जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अधिक है, यानी जो पास होने के लिए अंक चाहिए उनसे 192 ज्यादा है।
फिर बोले कि बी को 27% मिले हैं जो कि 48 अंकों से फेल हो गया, यानी कि जो उत्तीर्ण होने के अंक थे उनसे क्या हो गया, 48 नंबर कम मिले हैं। ये ए है, देखो ये तो है उत्तीर्ण अंक, यहां मान लेते हैं बी और यहाँ कौन है, ए है। ए को मिले 67%, बी को मिले कितने, 27%। तो इनका जो अंकों का अंतर है वो कितना है, 40% है। दूसरी बात क्या कही कि उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अधिक है, इसको 192 अधिक मिले हैं, जबकि ये 48 अंकों से फेल हो गया, यानी इसको जो उत्तीर्ण होने के लिए अंक थे उनसे क्या है, 48 से कम मिले। तो अंकों का जो अंतर होगा वो क्या आएगा, 192 प्लस 48। अब आप कहोगे मैडम अंतर का मतलब तो माइनस होता है, बिल्कुल माइनस होता है। देखो अधिक अंक मिले तो प्लस के 192, कम मिले तो माइनस के 48, ये माइनस 48 है, अंतर वाला माइनस हो गया, क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, तो कितने आ गए, 0 4 2 240। 40% का मतलब, इनके परसेंट का अंतर 40 था, तो 40% का मतलब क्या, 240 अंक है। 40% का मतलब क्या है, 240 अंक है। अब अपन को पूछे कितनी बातें, 4 बातें, ठीक है। देखो यहां से आप देखो कि कितने से गुणा होने पे 240 आ रहा है, 6 से, यानी कि अब जो भी बात करेंगे वो किससे गुणा करके करेंगे, 6 से गुणा करके करेंगे। तो देखो यहां से क्या है, 6, यानी कि अब जब जो भी चीज निकाले ना उसको किससे गुणा करने पड़ेगा, 6 से गुणा करने पर आ जाएगा। लंबा चौड़ा नहीं करना। ए को कितने अंक प्राप्त हुए, 67%, तो 67 इंटू 6, 7 का 42, 2 36 4 40 अंक, यानी कि ए को कितने अंक मिले, 402 अंक। बी के अंक की बात करें, बी को कितने परसेंट, 27%, तो 27 इंटू 6, 7 की 42, 12 और 4 16, बी को कितने मिले, 162 अंक। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक, तो देखो 162 अंक तो इसको मिले, 162 अंक तो इसको मिले हैं, अगर इसको 48 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता, ठीक है। तो यहाँ 0 210 अंक, यानी 210 अंक से वो क्या हो जाता, पास हो जाता, ठीक है। उसके बाद पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, 100% होता है, पूर्णांक का मतलब 100%, तो 100 इंटू 6 कितने आ गए, 600 अंक, ठीक है। क्या करेंगे इस कंडीशन में कि एक तो प्रतिशत का अंतर निकालेंगे, एक अंकों का अंतर निकालेंगे, उन दोनों को देखेंगे कि किससे गुणा करने पर आगे वाला आ रहा है, फिर जो भी पूछे यहाँ जो आया उससे गुणा कर दो, सबके आंसर आ जाएंगे। तो कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेने को क्या है कि ए 31% अंक प्राप्त करता है जो 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ये ए है, बी है, ये उत्तीर्ण अंक है, ठीक है। ए को मिले 31% और 16 अंकों से फेल हो गए, यानी 16 अंक क्या मिले उसको, कम मिले। बी 40% अंक प्राप्त करता है और उसको कितने अंक अधिक मिले हैं, 56 अंक अधिक मिले हैं। तो यहां से देखो परसेंट का अंतर कितना आएगा, 9%। देखो 40 में से 9%, और जब मैं अंकों के अंतर की बात करूं तो ये दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे। अंकों के अंतर की बात करेंगे तो क्या होंगे, दोनों जुड़ेंगे। तो 6 6 12 को 2 1 6 72, यानी कि 9 को कितने से गुणा करने में बेहतर आया, 8 से, यानी कि अब जो भी सवाल पूछेगा उसमें किससे गुणा करेंगे, 8 से। तो पहला देखो ए के अंक अगर पूछे तो ए को कितने परसेंट मिले, 31, तो 31 इंटू 8 248 अंक मिले। बी के अंक की बात करें तो बी को कितने मिले, 40%, तो 40 इंटू 8 तो 320 मिले। अगर वो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक, उत्तीर्ण होने के लिए देखो ए को कितने मिले, 248 नंबर तो मिले हैं, अगर उसको 16 नंबर और मिल जाते तो पास हो जाता। तो 8 से 14 1 264 अंक, उत्तीर्ण होने के लिए अंक कितने चाहिए, 264। और पूर्णांक का मतलब क्या होता है, 100%, यानी 100 इंटू 8 तो कितने आ जाएंगे, 800 अंक, जो उसका पूर्णांक था, यानी टोटल कितने मार्क्स थे, कुल मार्क्स कितने थे, 800, ठीक है। क्या करेंगे, प्रतिशत का अंक निकाला,
उसको किसके बराबर, अंकों के अंतर को यहाँ अगला क्वेश्चन देखो कि A 30% अंक प्राप्त करता है 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, B 38% अंक प्राप्त करता है 15 अंक अधिक मिले तो उत्तीर्णांक का प्रतिशत निकालना है। देखो हम सीधा करेंगे अपन कि कैसे करेंगे कि प्रतिशत का अंतर कितना है, परसेंट का अंतर 8% है, अंकों का अंतर कितना है 25 और 15 40, तो कितने से गुणा करने पर आ रहा है 5 से। अब इसने पूछा कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत, उत्तीर्ण का अंक नहीं पूछा, की बार क्या पूछा है, प्रतिशत पूछा है। तो देखो इसको 30% तो मिले हैं, कितने मिले हैं 30%, 25 अंक और मिल जाते, 25 अंक और मिल जाते, तो 25 अंक के लिए अपन परसेंट निकालेंगे। देखो अब की बार अंकों से परसेंट निकाल रहे हैं, अंकों से क्या निकाले परसेंट, तो 5 का क्या देने पर आ रहा है, भाग देने पर आ रहा है, तो 25 में 5 का भाग कितनी बार गया 5 बार, 30% उसको मिल रहे थे, 5% और मिल जाते, 25 अंक का मतलब 5%, तो कितने परसेंट होते पास हो जाता वो 35% होते वो क्या हो जाता पास हो जाता। ठीक है, यहां से कर लो भाई कि 38% उसको मिल रहे हैं, 15 अंक अधिक मिले, 15 अंक का मतलब 5 अंक का 1% है, 5 अंक का 1%, तो 15 अंक कितने परसेंट 3%, यानी कि 38 मिल रहे, 3 ज्यादा मिले उसको, तो 38 में से 3 गए 35%। ठीक है, अब देखो अगला टाइप का क्वेश्चन है कि एक किसान के पास जो चावल है उसमें से 60% चावल बेचता है और बाकी बचे चावल 20% अपने लिए उपयोग करता है। देखो उसके पास जो चावल है वो मैंने मान लिया कितने हैं 100% है। ठीक है, फिर देखो क्या कहा, उसने 60% चावल तो बेच दिया, उससे कोई मतलब नहीं, अपन को तो 40% बचे उनसे मतलब है, 60% तो बेच दिया, अब 40% बचे उनकी बात कर रहा है कि बाकी बचे में से जो बचे गए उनमें से 20% अपने लिए उपयोग करता है, इसका 20% उसने उपयोग कर लिया, बाकी कितने बचे 80%, और जब 40 का आप 80% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 8 चौक 32। ठीक है, यहां उसने उपयोग कितना किया, देखो 0 से 0 कट जाएगा, तो उसने 8% उपयोग कर लिया, कितना उपयोग कर लिया उसने 8 उपयोग कर लिया, ये उसने खुद ने लिया है 8 खुद ने लिया है, बाकी कितना बच गया 32 बच गया। फिर क्या कहा कि अगले दिन वह बचे हुए में से 80% बेच देता है, 80% उसने बेच दिया, तो उसके लिए कितना बचा 20%, तो कुल कितना प्रतिशत उसने उपयोग किया। अब देखो उसके पास कितना है 20% है, तो निकालो 32 का 20%, तो कितना जाएगा 32 इंटू 20/100, 1 0 करके 64 6.4। क्या पूछा इसने कि उसने कुल कितना प्रतिशत उपभोग किया, खुद ने कितना उपभोग किया, तो 100% ऑप्शन देखो 6.4। ठीक है, नहीं, खुद ने 8% ऊपर किया है, 8 उसने ऊपर किया, 6.4 यहाँ किया, तो 8 और 6 कितने हो गए 14, तो 14.4% उसने खुद ने उपभोग किया है। समझ गए, एक बार दोबारा देखो, किसान के पास चावल थे, अपन ने 100 मान लिया, 60% उसने बेच दिए, 60% बेचने कोई मतलब नहीं है, बचे कितने 40%, अब उसके पास कितने 40% है, जो बचे हैं उनका 20% उसने खुद ने उपयोग किया है, 20% खुद ने उपयोग किया, निकाल लिया 8 आ गया, 20 उपयोग करें तो कितने बच गए 80% बच गए, 80% का मतलब कितना 32। अब जो शेष बचे हैं, बचे हुए का 80% बेचता है और शेष स्वयं के उपभोग के लिए रखता है, इसका 80% तो बेच दिया, बेचने वाला अपन नहीं निकालेंगे, उसने बोला कि 20% वो उपभोग करता है, तो इसका 20% अपन ने निकाला कितना का 6.4, दोनों को जोड़ देंगे कितना जाएगा 14.4, उसने खुद ने कितना उपभोग किया 14.4%। ठीक है कि राकेश अपने मासिक आय का 10% घरेलू व्यय पर, 20% पुस्तकों पर, 25% कपड़ों पर खर्च करता है। देखो अब की बात ये नहीं कि शेष बचा उसका इतना परसेंट, अब की बात तो सीधा कहा कि पूरा 100% है, उसमें से इतने परसेंट खर्च किए। मैंने मान लिया उसकी आय कितनी है 100 है, उसने 10% खर्च कर दिया, ये कर दिया 20% और ये कर दिया 25%, और शेष बचत करता है, बाकी क्या कर रहा है वो बचत कर रहा है, तो खर्च कितना कर दिया 30
40, 50, 55% उसने खर्च कर दिया। तो बचत कितनी हो गई भाई? 45%। और वो बचत कितनी देगी? 16,083। तो 45% का मतलब कितनी बचत है? 16,083। अपन को तो 100% की निकालनी है, तो क्या करेंगे? 16,083 बट्टा 45 इंटू 100। 5 से काटोगे 9 बार, 5 से काटोगे 100, 9 का भाग देंगे, चलो 3 का दे देते हैं, 3 का देंगे 15, 5 बार 10 हो गए, 3, 18, 6 बार 1, फिर 3 का देंगे 1 बार 23 हो गए, 7 बार 26 हो गए, 8 बार, और इनको गुणा करूं तो 0, 7 गुणे 14, 1, 16, 17, 15, 35,740 रुपए। ठीक है, क्या करेंगे कि मासिक आय मान ली उसकी 100 है, मासिक आय कितनी है? 100 है, उसमें से 10% घरेलू पर हो गया, 20% पुस्तक पर हो गया, 25 कपड़ों पर हो गया, शेष बचत। तो इनको जोड़ के 100 में से माइनस कर दिया, वो क्या आ गई? बचत। और बचत आगे दे रखी है, यानी कि 45% का मतलब क्या है? 16,083। अपन को क्या निकालनी है? मासिक आय निकालनी है। आय कितनी थी? 100%, यानी 100% निकालना है। तो 45% का मतलब 16,083, तो 100% निकालेंगे तो 16,083.45 इंटू 100 कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ना नेक्स्ट क्वेश्चन कि सविता अपनी मासिक आय का 20% किराने के सामान पर, 20% किस पर? किराने के सामान पर, शेष आय का 15% किराए पर, बाकी बचे हुए का 15% बच्चों की शिक्षा पर अन्य खर्च करती है। यदि वह महीने में इतने रुपए बचाती है तो किराए पर कितना खर्च करती है? देखो सबसे पहली बात है उसकी मासिक आय कितनी मान ली अपन ने? 100 में से 20% तो किस पर खर्च करती है? किराने पर। तो कितना बच गया? 80 बच गया। सवाल में क्या कहा कि शेष आय का 15%, शेष कितनी है? 80 है, इसका 15% तो वो किस पर खर्च करती है? किराए पर। और बाकी जो बच गया उसका 60% शिक्षा पर करती है। तो अभी किराए वाले से कोई मतलब नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 80 है, 15% खर्च कर दिया, 15% खर्च करें तो ये शेष कितना बचेगा? 85 बचेगा। तो 80 का 85% निकालेंगे, 0 कट गया 4 बार, ये 5 आ गए, ये 17, 17 जो 68, यानी कि शेष कितना बच गया? 68। देखना कि 100 रुपए आय थी, उसका 20% किराए पर खर्च हो गया, शेष का 15% किस पर हो गया? किराए पर हो गया। जो शेष बचा है, कितना बचा? 68 बचा है, उसका 60% शिक्षा पर, इसका 60% किस पर हो रहा है? शिक्षा पर। अन्य खर्च करती है, बाकी क्या करती है? वो खर्च कर रही है। बच्चों की शिक्षा और अन्य पर खर्च करती है, यानी 60% है वो बच्चों की शिक्षा और जो भी अन्य खर्च है उन पर खर्च करती है। तो 60% खर्च करें तो कितना बचा? 40% उसकी क्या हो गई? बचत हो गई। बचत कितनी हो गई? 40%, यानी कि 68 का 40% उसकी क्या है? बचत है। 68 का 40% क्या बचत है? वो किसके बराबर है? 97, 92 के। 68 का 40% है वो किसके बराबर है? 97, 92 के। फिर क्या कहा कि किराए पर कितना खर्च करते? किराए पर कितना खर्च कर रही है वो? यहाँ निकालेंगे तो 80 का 15% कितना आ गया? 12 क्या? यानी अपन को 12 का निकालना है। तो क्या करेंगे? 97, 92 बट्टा 68 का 40% इंटू 12। परसेंट हटाऊंगी तो ऊपर कितना चला गया? 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से करूंगी तो ये हो गया 3 बार, इसको 2 से करूंगी 5, इसको 2 से करेंगे कितना हो गया? 34, 2 से करेंगे तो आ गया 17, इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, 17, 8, 9, 6, 17 का भाग देते हैं, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 4 1 136, 288, ये कटेगा 288 बार, तो ये आ जाएगा 288 इंटू 5। 288 को 5 से गुणा करेंगे तो 8 5 40, 0 4, 40 4 44, 4 10 4 14,
कितना आ गया 1440 रुपए, यानी कि किराए पर कितना खर्च कर रहे हैं 1440 रुपए। देखो कि सविता अपनी आय का 20% किराने के सामान पर, आय 100% मान ली, 20 किराने का हो गया तो 80 बच गया, शेष कितना हो गया 80 हो गया। अब 80 का 15% वो किराए पर खर्च करता है, बाकी 15% किराए पर, तो 15% किराए का मतलब 12 रुपए किराए पर खर्च हो गए, बाकी कितने बच गए 85% बच गए। 15% किराए पर हो गया तो कितने बचे 85, तो 80 का 85% कितना हो गया 68 हो गया। फिर क्या कहा कि बाकी बचे हुए का 60% बच्चों की शिक्षा और अन्य पर खर्च कर दिया, बाकी कितना बचा 68, 68 का 60% तो किस पर खर्च हो गया, शिक्षा और अन्य पर खर्च हो गया, तो 60 खर्च हो तो कितना बच गया बचत 40% हो गई। तो 68 का 40% यहाँ निकालने से अच्छा है हम सीधा लिख लेंगे, ठीक है। तो 68 का 40% किसके बराबर है, सवाल में बचत दे रखी है, बचत अपन ने कितनी निकाली 68 का 40%, बचत कितनी दे रखी है 9792, यानी कि 68 का 40% किसके बराबर है 9792 की। पूछा क्या है किराए पर, किराए पर कितना खर्च करे वो 12 कर दिए हैं, तो 68 का 40% अपने पास है तो अपन 12 का निकाल लेंगे, आंसर आ गया कितना 1440, ठीक है। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन की सरला अपने वेतन का 10% दान देने का निर्णय लिया। सरला का वेतन मान लिया मैंने कितना है 100 है, तो दान कितना दे रही है वो 10% यानी कि 10 दे रही है, ठीक है। दान के दिन उसने अपना निर्णय बदल लिया और 1800 रुपए का दान दिया। उसने कितने रुपए का दान दिया 1800 का दिया, ये तो रुपए में, जो कि उनके द्वारा पहले निर्धारित राशि का 60% था। पहले निर्धारित राशि कितनी थी 10 थी, तो 10 का कितना परसेंट था 60%। सरला ने जो दान दिया, पहले 10% दे रही थी, 10 दे रही थी, अब उसका कितना दे रही है 60% दे रही है, किसका 10 का 60%, तो 10 का 60% है दान दिया उसने, और वो दान सवाल में कितना बताया है 1800। फिर क्या कहा कि उसका वेतन कितना था, वेतन कितना माना अपन ने 100 माना है, तो 100% का क्या आएगा कि 1800 बट्टा 10 का 60% इंटू 100, ये बट्टा में आ जाएगा और ये 100 किस में चला जाएगा गुणा में चला जाएगा। अब देखो परसेंट हटाऊंगी तो बट्टा में 100 और बट्टा वाला 100 5 रह जाएगा, ऊपर का को हटाएंगे तो गुणा 1 0 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। फिर 18 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार गएगा 300, तो 300 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 30,000, यानी उसका वेतन कितना था 30,000। एक बार दोबारा देख लो कि सरला अपने वेतन का 10% दान देती है, वेतन मान ली कितना 100 है, तो उसका 10% कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर कहा कि उसने अपना निर्णय बदल दिया, अब जो दान दे रही है वो पहले जो निर्धारित थी, पहले निर्धारित कितनी थी 10 रुपए थी, यानी कि 10%, तो उसका कितना परसेंट दे रही है 60%, यानी कि अब जो राशि वो 10 का कितना है 60%, और वो राशि सवाल वाले ने कितनी बताई 1800, यानी कि 10 का 60% जो है वो किसके बराबर है 1800 के बराबर। निकालना है क्या वेतन, वेतन कितना था 100 माना था, तो अपने 100 का निकाल लिया, कितना आ गया 30,000, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर, आय कितनी मान ली अपन ने 100 मान ली, इसका 22 रुपए घर का किराया, 40 किसका है घरेलू खर्चा और राशन पर है, शेष आय कि शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा पर, यानी ये खर्च हो गया। अब जो बचा है उसका 50%, तो ये कितने हो गए देखो 62 हो गए, तो शेष कितना हो गया 38 हो गया, शेष कितना हो गया 38 हो गया। शेष आय 38% है, 38 है जिसका 50% बच्चों की शिक्षा पर, यानी कि इसका 50% किस पर है बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा और अन्य जो भी खर्चे हैं उन पर खर्च करती है। यदि उसकी मासिक बचत 50% खर्च कर दिया, अब बचेगा भी कितना 50%, और 19 का 38 का 50%, 50% का मतलब क्या कर देंगे आधा कर देंगे, तो 19 का आधा 38 का आधा कितना हो जाएगा 19, यानी कि उसकी बचत कितनी है 19 है, बचत कितनी है 19 है, और वो कितनी दे रखी है 3800, तो 19 को कितने से गुणा करने पर 3800 आएगा 200 से गुणा करने पर, यानी इसको किससे गुणा कर रहे हैं अपन 200 से। अन्य मदों पर किया जाने वाला खर्चा कितना है, देखो बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर कितना खर्च हो रहा है 50%,
तो ये 50%, ये भी 50%, यानी ये भी कितना है 19 है, यानी कि 3800, तो ये भी कितना हो जाएगा 3800। 38 था, 38 का 50% बच्चों की शिक्षा अन्य मद पर है, 50% किस पर है, बचत पर है। 50% 38 का कितना होगा, 19 होगा। 19 बचत है, उसकी बचत कितनी है, 19 है, और 19 किसके बराबर है, 3800 के, यानी किससे, 200 से गुणा करने पर। ठीक है, या सीधे देख लो कि ये 50% है, ये भी 50% है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी जितनी बचत है उतनी क्या होगी, बच्चों की शिक्षा होगी। यहाँ से सीधा भी कर सकते हैं कि 50% ही क्या है, अन्य पद पर खर्च है, 50% ही क्या है, बचत है, यानी कि ये दोनों क्या है, बराबर है, दोनों बराबर है। तो ये कितना दे रखा बचत, 3800, तो अन्य पद भी कितना आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगली टाइम पे जो सवाल है वो कैसे है, चुनाव वाले हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है चुनाव वाले का, पहला कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। देखो मतदाता सूची मैंने मान ली कितनी है, 100 की है, उसमें से 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो मतदान किया कितने ने, 80% लोगों ने। ठीक है, 120 मत क्या हुए, अवैध हो गए। जीतने वाले को मतदाता सूची का 41%, यानी जीतने वाले को कितना मिला है, 41, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 39 मिलेगा। वे टोटल 80 है, 80 का 41 इसको मिल गया, इसको कितना मिलेगा, 39 मिलेगा। ठीक है, वह 300 मतों से जीता, कितने मतों से जीता है, 300 मतों से जीता है। देखो अवैध मत है, वो भी तो इसी में है, अवैध मत है वो भी तो क्या है, इसी में है, तो मैं अवैध मत इसमें से माइनस कर दूंगी, तो कितना आ जाएगा, 180, यानी कि वो एक्चुअल में कितने वोटों से जीता है, 180 से, यानी कि उसका जो अंतर है वोटों का वो कितना, 180 का है। तो यहाँ देखो अंतर कितने का है, 2% का, यहाँ कितने का अंतर है, 2% का, और वोटों का अंतर वो कितने का है, 80 का, यानी कि 2 को कितने से गुणा करने पर 180 आया, 90 से, कितने से गुणा करने पर आया, 90 से। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, कुल मतदाता कितने थे, 100%, कुल मतदाता कितने थे, 100%, तो 100 को भी किससे गुणा कर देंगे, 90 से, तो कितना आ जाएगा, 9000, यानी कि मतदाता सूची में जो लोग थे वो कितने थे, 9000। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि पूरे वोट कितने, 100% है, 20% लोगों ने भाग नहीं लिया, तो कितने भाग लिया, 80% ने लिया। फिर क्या कहा कि जो लोग 80% है उनमें से 41% मत प्राप्त किसको हुए, जीतने वाले को। 80 में से 41 किसको मिल गए, जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 39। इन दोनों के मतों का अंतर कितना है, 2 है। फिर कहा कि 120 मत अवैध हो गए, 120 मत कैसे हो गए, अवैध हो गए। 300 में से 120 माइनस करने पर कितना गया, 180, यानी कि जो 2% थे वो किसके बराबर है, 180 के, तो 2 को किससे गुणा करने पर 180 आया, 90 से, तो 100 को भी किससे गुणा करेंगे, 90 से, तो कुल मतदाता कितने आ गए, 9000। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि संदीप और नवदीप ने किसी चुनाव में भाग लिया जिसमें कुल वोट कितने थे, 5650, जिसमें से 80% मतदान हुआ। देखो मैंने मान ली कितने वोट है, 100% वोट है, इसमें से क्या हुआ, 80% मतदान हुआ है। ठीक है, यदि संदीप को वोटों का 55%, संदीप को कितना मिला, 55%, तो नवदीप को कितना मिलेगा, 45%। तो नवदीप को कितने % वोट मिले, सॉरी नवदीप को कितने वोट मिले, देखो नवदीप को कितने मिले, 45%, कितने मिले, 45%। देखो कुल वोट कितने थे, 5650, यानी कि 100% जो वोट थे वो किसके बराबर है, 5650, 5650। अब देखो 80 का जब मैं 45% निकालूंगी, तो कितना आ गया, 36, यानी कि 100% थे वो किसके बराबर है, 5650। अपने पास नवदीप को कितने मिले, 36 मिले, तो 36 का जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 5650 बट्टा 100, और 36 किस में आ जाएगा, गुणा में, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से करूंगी तो 18 बार, इसको 2 से करेंगे 5 बार, 5 से करेंगे तो 1,
1 और 3, यानी कि 113 इंटू 18, 113 इंटू 18। और 113 को जब अपन 18 से गुणा करेंगे, 113 को जब 18 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 2034, यानी कि जो नवदीप था उसको कितने वोट मिले हैं 2034। एक बार दोबारा देख लीजिएगा कि संदीप और नवदीप दो छात्र थे, उन्होंने भाग लिया, कुल मतदाता कितने थे 5650। अपन ने 100 माने लेकिन इसके बराबर है 5650। फिर कहा कि इसमें से 80% का मतदान हुआ है। कितने परसेंट का मतदान हुआ? 80% लोगों ने भाग लिया। उसमें से 55% वोट तो किसको मिले? संदीप को। 55 संदीप को मिल गए तो नवदीप को कितने मिलेंगे? 45% मिलेंगे। तो 80 का 45% कितना आ गया? 36 आ गया। यानी कि अपन को 36 की वैल्यू निकालनी है। 100 की वैल्यू कितनी है? 5650। 100 की वैल्यू कितनी? 5650। और वैल्यू कितने की निकालनी है अपन को? 36 की। तो 100 किसके बराबर है? 5650 के। 36 की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ। कुल मत कितने मान लिए अपन ने? 100 मान लिए। इसका 48% किसको मिला? जो विनर है उसको। ठीक है, उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए। जो दूसरा था इसके अपोजिट में, उसको कितने मिले हैं? 6800 मिले हैं। जो कुल मतों का 34% है। कुल मतों का कितना परसेंट है? 34% है। कुछ मत अमान्य थे। देखो ये विजय विनर को मिले, ये जो उसका उम्मीदवार था विरोधी उसको मिले, बाकी जो मत बच गए वो क्या हो जाएंगे? अमान्य हो जाएंगे। तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 8 और 12 और ये कितने गए? 6। तो कितने परसेंट हो गए अमान्य? 38%। 38% क्या हो गए? अमान्य हो गए। अब क्या कहा कि विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन, यानी विजयी उम्मीदवार है वो कितने वोटों से विजयी हुआ है और अमान्य मतों की संख्या निकालनी है। देखो इस चीज को देखते हैं कि 34% का मतलब कितना? 68। 34 दूनी 68, यानी कि 34 को कितने से गुना करने पड़ेगा? 200 से। 34 को कितने से गुना करने पड़ेगा? 200 से। पहली बात क्या पूछे? विनिंग मार्जिन, यानी इन दोनों का अंतर। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 14 हो गया क्या? 48 और 34 का अंतर 14। तो 14 को कितने से गुणा करेंगे? 200 से। तो 14 दूनी 28, तो ये कितना आ गया? 28। तो विनिंग जो मार्जिन है, यानी कितने वोटों से विनर हुआ वो? 2800 वोटों से। और क्या पूछा? अमान्य मत। अमान्य मत कितने? 38% है। तो 38 को अपन जब 200 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 38 दूनी 76, तो कितने आ जाएंगे? 7600 वोट अमान्य। तो अमान्य कितने आ गए? 7600 वोट। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिएगा कि विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ। चुनाव था, चुनाव में 100% मत थे, उसमें से विजयी को कितने मिले? 48%, अन्य उम्मीदवार को कितने मिले? 34%, अमान्य कितने हो गए? 38%। अब ये कहा कि जो अपोजिट वाला था उसको 34% तो मिले, लेकिन वोट कितने मिले उसको? 6800। तो 34 को कितने से गुणा करने पर 6800 आया? 200 से गुणा करने पर। अब जो पूछा है उसमें हम 200 से गुणा करेंगे तो विनिंग मार्जिन, यानी कि विजयी उम्मीदवार और जो हारने वाला था उन दोनों के बीच में कितने वोटों का अंतर था? विनिंग मार्जिन का मतलब उन दोनों के बीच में अंतर कितने से वो विजयी हुआ। तो यहाँ पर परसेंट का अंतर निकाल लेते हैं। तो 14% का अंतर है, किससे गुणा कर देंगे? 200 से। वो आ गया विनिंग मार्जिन। फिर कहा कि अमान्य मत। अमान्य मत कितने परसेंट थे? 38% थे। तो 38 को जब हमने 200 से गुणा किया तो कितना आ गया? 7600। तो अमान्य मत कितने हो गए? 7600। इसी के साथ अपना प्रतिशतता का चैप्टर कंप्लीट है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।